स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राजस्थान रीट मेन एग्जाम के करंट जीके से संबंधित क्लास पर। लेकिन यहां मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा, ठीक है मैंने कह दिया रीट स्पेशल करंट, लेकिन ये आपके राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप भली भांति जानते हो। खुद विचार करें आप। मेरे पास कई स्टूडेंट आते हैं, मुझसे ये कहते हैं कि सर हमें राजस्थान एसआई का करंट जीके करना है, सर हमें पटवार का करंट जीके करना है, सर हमें रीट का करंट जीके करना है। तो ये कोई लुभावने ऑफर नहीं है, आपको यहाँ जानकारी होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो राजस्थान के हर एग्जाम में आने की ताकत रखता है। आप इसे भली भांति जानते हो, नहीं जानते हो तो जान लीजिए। ये बहुत ही आवश्यक होता है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि हमारा रास्ता कैसा है। और आपको जो भी यहाँ बताया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोती मोती है, ये कचरा नहीं है। आसमान के नीचे जो भी है वो सारा ही मैं आपको परोस दूं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और यदि कोई स्टूडेंट इसकी उपेक्षा करता है तो कर सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्मार्ट तैयारी के तहत ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ये मेरा अनुभव है और इसी को लेकर चलना है। आसमान के नीचे जो भी है वो सभी आप ले लो, ऐसा करने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। मोती मोती चुनिए। इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से आपको जो कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है वो सफिशिएंट है। बार बार पढ़िए, बस इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे आज जो हम इसकी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं वो हम राम लुभाया समिति से करेंगे। राम लुभाया समिति मान के चलना, आपके एग्जाम में पूरी ताकत रखती है यह आने की। राम लुभाया समिति, यदि अभी मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूं कि राम लुभाया समिति का संबंध किससे, तो आपके जेहन में ये बात आनी चाहिए कि यार ये क्वेश्चन मुझे आता है या नहीं आता है। यदि आपको नहीं आता है तो आपको जानना पड़ेगा। अभी आपको फिर तैयारी नहीं हुई, तैयारी करनी पड़ेगी। तो राम लुभाया समिति राजस्थान में नए जिलों के गठन को लेकर है। ये मार्च 2022 में अशोक गहलोत सरकार के द्वारा गठित की गई थी। लेकिन क्या इसी समिति को जानकर हम इस टॉपिक को यहीं छोड़ दें, इतना सा कर लें, बात खत्म? ऐसे नहीं होता कभी भी, ध्यान रखना। और यही बात स्मार्ट स्टडी के तहत आती है। जब हम कहते हैं ना कि हम स्मार्ट स्टडी करते हैं, वो यही होती है। तो फिर कैसे करें हम इसको? इसके तहत ये किया जाता है कि राजस्थान में जो नए जिले हैं उनके गठन से संबंधित जो राम लुभाया समिति गठित की गई है, इसके आधार पर आपको एक टॉपिक तैयार करना पड़ेगा। और वो टॉपिक है राजस्थान में जिलों का गठन। कहने का मतलब है कि प्रारंभ में राजस्थान में कितने जिले थे? आप जानते हो राजस्थान का एकीकरण हुआ था। एकीकरण हुआ था 7 चरणों में हुआ था। वहां से लेकर एट ए टाइम आज तक राजस्थान में टोटल कितने जिले हैं और वो गठित कैसे हुए, किसने गठित किए, कब हुए, कैसे हुए, किसने किए और कब हुए, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि राजस्थान में नए जिलों का गठन, राजस्थान में नए जिलों का गठन किस मुख्यमंत्री के काल में सबसे ज्यादा हुआ था? समझ रहे हो मेरी बात को? नए जिलों का गठन राजस्थान में किस मुख्यमंत्री के काल में सबसे ज्यादा हुआ था? तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए और इसकी जानकारी आपको इसी लेक्चर में मिलेगी। तो हमें शुरू से लेकर आगे तक चलना है। जैसे मैं क्वेश्चन बताऊं आपको, कांस्टेबल का क्वेश्चन है, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? आप जानते हो कांस्टेबल में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप देखिए इसकी खूबसूरती। 1994 में ये गठित हुआ, लेकिन क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आ रहा है? मेरे हिसाब से 2018 2019 के एग्जाम में आ रहा है। तो समझ जाइए इस टॉपिक को, पूरा आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस राम लुभाया समिति की बात करूंगा, लेकिन इसकी स्टार्टिंग मैं राजस्थान में जिलों के गठन से करूंगा, पूरा बताऊंगा। उसके बाद इस समिति को आपसे जोड़ूंगा। यही होती है स्मार्ट स्टडी। आइए
हेडिंग डाल दीजिए, राजस्थान में जिलों का गठन। यदि हम राजस्थान की जिलों के संबंध में जो नए जिले गठित हो रहे हैं, जैसे प्रतापगढ़ हो गया 2008 में, उस दिशा में हम बात करें तो हमें सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा। और बैकग्राउंड के तहत एकीकरण सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म होता है। एकीकरण हम पॉलिटी में पढ़ते भी हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको एक आधारिक रूप में बताना चाहूँगा कि जो एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ, याद कीजिए, वहाँ आपको बताया जाता है 30 मार्च 1949 राजस्थान बन गया था। जयपुर राजधानी बन गई थी, हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री बन गए थे, ये सब बातें हम पढ़ते हैं। इसी कारण से 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उस समय राजस्थान में जो टोटल जिले थे 25 थे, 25 जिले थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, राजस्थान के एकीकरण के समय, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान में जिले ये थे 25, ध्यान रखना, एकीकरण के समय। और मैं किस डेट की बात कर रहा हूं? 30 मार्च 1949 की बात कर रहा हूं। इसी दिशा में आप जानते हो कि ये जो 30 मार्च है, इसको राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान में 25 जिले थे। उसके बाद में आप जानते हो कि 26 जनवरी 1950 भी एक डेट आती है, और फिर जो 7वां चरण है 1 नवंबर 1956, यहाँ पर 26 जिले हो गए थे। एक नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल जिले, ये थे, आप इसको ऐसे लिखना, 25 + 1 = 26, मतलब एक जिला जुड़ा था। ये एक जिला कौन सा था? ये था अजमेर। दो बातें पढ़नी है हमें इसके बारे में कि किससे अलग होकर बना। तो ऑब्वियसली बात है, जयपुर से अलग होकर बना ये। और इस समय मुख्यमंत्री कौन थे, चीफ मिनिस्टर कौन थे? यहां पे लिखिए, जयपुर से अलग होकर बना। और इस समय जो चीफ मिनिस्टर थे, सीएम, ये थे मोहनलाल सुखाड़िया, ये चीफ मिनिस्टर थे। तो अब यहां पर आपके क्वेश्चन जो आता है वो इस तरीके से आएगा कि राजस्थान का 26वां जिला कौन सा था? तो राजस्थान का 26वां जिला था अजमेर। कब गठित हुआ? 1 नवंबर 1956 को। उस समय सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। ऐसे बनेगा। राजस्थान दिवस के समय या 30 मार्च 1949 को राजस्थान में टोटल कितने जिले थे? 25। एकीकरण के 7वें चरण के समय या एकीकरण की समाप्ति के समय, क्योंकि ये 7वां चरण था, उस समय राजस्थान में टोटल जिले कितने थे? 26 थे। क्लियर? आप यहां पर लिख भी सकते हो, एकीकरण का 7वां चरण। आप जानते हो 7 ही चरण थे। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि राजस्थान में एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में। आप भली भांति इसको जानते हो।
तो ऐसे बनते हैं ये क्वेश्चन, ये स्मार्ट तैयारी होती है, नीट एंड क्लियर, डायरेक्ट इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, ये बात है। क्लियर हुई सारी बात? नोट करो। उसके बाद में जो आगे के जिले हैं 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां, उस पर बात करूंगा, नोट करना। आइए यहां से हम स्टार्ट करेंगे इसको और एक टेबल बनाएंगे हम। मैं पहले बना देता हूं। जिला, गठन, मुख्यमंत्री, मतलब जब ये जिला गठित हुआ था उस समय सीएम कौन थे, और यहां पर कोई विशेष बात, हालांकि विशेष तो वही बात होगी भी किससे अलग होकर ये बना था। तो 26 जिले हम कर चुके हैं, तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा 27वां जिला। समझ रहे हो मेरी बात को? 26 जिले, फिर 27, 28, 29, 30, आगे हम 33 तक चलेंगे। तो 27वां जिला कौन सा था? ये था धौलपुर। ये धौलपुर था। ये गठित हुआ था 15 अप्रैल 1982 को। हालांकि चाहे आप 82 का ही ध्यान रख लें, काम चल जाएगा आपका। और मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर। अब ये धौलपुर है, जब आप मैप में देखोगे इसके पास भरतपुर है, तो यह भरतपुर से अलग होकर बना था। यहां पर विशेष में लिखिए, यह भरतपुर से अलग होकर बना। भरतपुर से अलग होकर बना। इसी तरीके से जो 28वां जिला था वो था बारां, 29वां जिला था दौसा, और 30वां जिला था राजसमंद। ध्यान रखना, बारां, दौसा, राजसमंद, ये जो तीनों जिले बने थे ये एक ही डेट को बने थे, 10 अप्रैल 1991। यहां भी 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991, मतलब एक साथ 3 जिलों का गठन हुआ था। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखें, 28वां बारां, 29वां दौसा, 30वां राजसमंद, ऊपर नीचे मत कर देना, क्योंकि आपके ऐसे क्वेश्चन आता है, आपसे कहेगा धौलपुर, दौसा, राजसमंद, बारां को गठित होने के क्रम के आधार पर व्यवस्थित करो। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन बनता है, मेरिट तय करता है ये। यही वो क्वेश्चन होते हैं जो हमें कंपटीशन से या तो अंदर कर देते हैं या बाहर कर देते हैं। यही वो क्वेश्चन होते हैं और इनकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करनी चाहिए, नहीं तो हम रिजेक्ट होने के पूरे पूरे चांस बन जाते हैं। ये क्रम से बनाया जाता है। इसी तरीके से यही बातें आपके इंडिया लेवल पर भी पूछी जाती है। आपसे कहेगा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा को बनने के आधार पर क्रम से व्यवस्थित करो। ये आए हुए हैं क्वेश्चन, पुराने पेपर उठा के देखिए। और राजस्थान में भी यही पैटर्न लागू होता है। तो आपसे कह देगा अजमेर, बारां, धौलपुर, दौसा को बनने के आधार पर क्रम से व्यवस्थित करो। क्लियर? तो ये 3 जिले यहां पर गठित हुए थे और इस समय जो सीएम थे ये भैरव सिंह शेखावत थे। यहां भी भैरव सिंह शेखावत और यहां भी भैरव सिंह शेखावत। लेकिन अब आपको यहां ध्यान देना है कि ये जो 12 है ये कोटा से अलग होकर बना था। 12 के आगे लिखो, ये है कोटा से अलग होकर बना।
दौसा है, आप समझ गए होंगे, यह जयपुर से अलग होकर बना। और जो राजसमंद है यह उदयपुर से अलग होकर बना। मैप में देखिए इन सबको, शायद मेरी बात क्लियर हो गई होगी आपको। ये 30वां जिला है और जो 31वां जिला है वो है आपका हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ ये जो गठित हुआ था 12 जुलाई 1994 को, 12 जुलाई 1994 को। इस समय भी जो मुख्यमंत्री थे ये भैरव सिंह शेखावत थे। और ये जो जिला है ये है श्री गंगानगर से अलग होकर बना। श्री गंगानगर से अलग होकर बना। इसी तरीके से जो 32वां जिला है, यहां पर आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये कांस्टेबल के जो एग्जाम हुए थे, राजस्थान कांस्टेबल, शायद 2018 है, आप देख लेना, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए गठन कब हुआ 1994, क्वेश्चन कब आ रहा है 2018 में, और क्या पूछ रहा है हनुमानगढ़ जिला कब गठित हुआ। समझ गए ना मेरी बात को? तो बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कर देना, क्रम से याद करना है और ये सन याद रखने हैं। तो 1994 में बना था ये। इसके बाद में जो 32वां जिला है वो है करौली। करौली, ये जो करौली जिला बना था ये आपका बना था 19 जुलाई 1997 को। 1997 को। इस समय भी भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे और यह है सवाई माधोपुर से अलग होकर बना। अलग होकर बना। समझे मेरी बात को? तो 26वां जिला अजमेर 1 नवंबर 1956 को, 27वां धौलपुर 1982 को, 12 1991, दौसा 1991, राजसमंद 1991। लेकिन ये क्रम पता होना चाहिए। हनुमानगढ़ 1994 को, करौली 1997 को, और 33वां जिला आप जानते हो प्रतापगढ़ है, अभी बात कर लेंगे। लेकिन यहां पर आपको एक बात स्पष्ट हो गई होगी, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं राजस्थान के वह कौन से मुख्यमंत्री थे जिनके काल में सबसे ज्यादा नए जिलों का गठन हुआ। राजस्थान के वह कौन से मुख्यमंत्री थे जिनके काल में सबसे ज्यादा नए जिले गठित हुए। सामने है आपके, और कोई हैरत की बात नहीं है। नए क्वेश्चंस के रूप में आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस दशक में नए जिले गठित हुए सबसे ज्यादा। आप देखिए 1991 से 1997 तक 1 2 3 4 5 जिले नए बने राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत के काल में। मोटे तौर पर कहें तो 1991 से 2000 तक। इन पर नजर रखनी है आपने। यही हमारी सतर्कता जो होती है हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। नहीं तो पढ़ने को तो सारे ही पढ़ते हैं, पढ़ने में क्या दिक्कत है। समस्या ये होती है कि पढ़ने का तरीका कौन सा है और फिर वो तरीका कौन सा है जो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। तो ध्यान रखें, जिस तरीके से भी आपको बताया जा रहा है उसी तरीके से आप इसको इंप्लीमेंट करें। तो एक बार आप इसे नोट करें। अब हम 33वें जिले की बात करेंगे। टेबल तो आप समझ गए होंगे।
33वां जिला है प्रतापगढ़। ये गठित हुआ 26 जनवरी 2008 को। इस समय जो मुख्यमंत्री थे ये थी वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे। अब यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है, मुझे लगता है कि यहां से क्वेश्चन आप पर आ सकता है, यह किन राज्यों से कटकर बना या अलग होकर बना। तो ध्यान रखना, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। लाइन लिख दीजिए, ये है बांसवाड़ा, पहला पॉइंट डालो इसको, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ से अलग होकर बना। तो 3 जिलों के थोड़े थोड़े हिस्से लेकर हमने ये प्रतापगढ़ बनाया था वसुंधरा राजे के काल में। एक बात और ध्यान रखना, नया जिला है, हालांकि हर जिले के लिए कुछ ना कुछ हुआ होगा, वो पुरानी बातें आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस जिले के संबंध में आपको ये पता होना चाहिए, यह है जिला परमेश चंद्र समिति की सिफारिशों के आधार पर गठित हुआ था। और सबसे नया जिला है ये, आप समझते हो इन चीजों को। तो ये जिलों के गठन के संबंध में हमने कुछ बातें की है, आपको विशेष रूप से इनका ध्यान रखना है। क्रम पता होना चाहिए, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां। आपको सन याद होना चाहिए, और जब सन याद हो गया तो क्रम अपने आप से याद हो गया। अलग से पूछा जा सकता है, करौली कब बना, बारां कब बना, राजसमंद कब बना, अजमेर कब बना, अलग से पूछा जा सकता है। लेकिन जो मेरा अनुभव है वो ये है कि आपसे क्रम से व्यवस्थित कराएगा, और यही वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में जो आपके जो स्टूडेंट को है इन और आउट कर देगा। ध्यान रखना, ये क्लियर होगी सारी बात। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अपडेशन के रूप में, वो ये है कि अभी मार्च 2022 में अशोक गहलोत सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, राम लुभाया समिति। और ये जो समिति है ये नए जिलों के गठन को लेकर है। आप जानते हो राजस्थान में नए जिलों के गठन को लेकर मांग उठती रहती है, उसी मांग को ध्यान में रखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने राम लुभाया समिति का गठन किया है। आइए बात करते हैं। ये टेबल कंप्लीट हो गई है, एक बार आप इसे नोट करो। आइए समिति की बात करते हैं। संबंधित समिति राम लुभाया समिति। इसका गठन हुआ मार्च 2022 में। अध्यक्ष देखो, ये तो नाम में ही होता है। समिति पे हमेशा इस टाइप से क्वेश्चन बनता है कि इस समिति का संबंध किससे है। तो राम लुभाया जी इनके अध्यक्ष है। उद्देश्य क्या है? राजस्थान में नए जिलों के गठन से संबंधित
राजस्थान में नए जिलों के गठन से संबंधित है। आपसे इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि राम लुभाया समिति का संबंध किससे है, तो आपसे दे देगा राजस्थान में पंचायती राज चुनावों से संबंधित है, राजस्थान में नए जिलों के गठन से संबंधित है, राजस्थान में जो पेट्रोलियम उत्पादन है उसकी अनुसंधान से संबंधित है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो राम लुभाया समिति का संबंध किससे हो गया? नए जिलों के गठन से संबंधित है। ये टोटल 33 जिले हैं, 33 जिलों का ब्यौरा मैंने आपको दे दिया है। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं ये, एक बार नोट करने से। तो हमने राम लुभाया समिति को आधार बनाकर ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। जनरल जी के और करंट जी के दोनों साथ में आ गया। अब मैं बात करना चाहूंगा एक रिपोर्ट पर। सोलर पवन ऊर्जा उत्पादन के संबंध में एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है जिसमें राजस्थान टॉप पर है। आइए बात करते हैं। सोलर पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान ये है राजस्थान का, ध्यान रखें। सोलर पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान आया है। आप कह सकते हो पवन सौर बिजली उत्पादन, इसमें राजस्थान टॉप पर है। अब हमें ये जानना है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और भारत के संबंध में आपको राजस्थान का हिस्सा पता होना चाहिए। यदि मैं राजस्थान के संबंध में बात करूं तो 11,076 मिलियन यूनिट, मैं यूनिट की बात कर रहा हूं, 11,076 मिलियन यूनिट पवन सौर बिजली उत्पादन करते हुए राजस्थान जो है भारत में टॉप पर है। और एक और आपको मैं आंकड़ा बताना चाहूंगा, भारत में कुल पवन सौर बिजली उत्पादन का 20% केवल राजस्थान करता है, केवल राजस्थान करता है 20%। बहुत बड़ी बात है। यदि 100 यूनिट पूरे भारत में बनती है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के संबंध में, गैर परंपरागत स्रोत है ना ये, इस संबंध में यदि बनती है 100 यूनिट तो उसमें से 20 यूनिट राजस्थान बनाता है। बहुत बड़ी बात है ये। तो ये दो पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं, 11,076 मिलियन यूनिट, और इसके बाद आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि दूसरा स्टेट कौन सा है। दूसरा स्टेट है गुजरात, दूसरे नंबर पर गुजरात है और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। और इस दृष्टि से जो सबसे पिछड़ा जिला है वो है छत्तीसगढ़। सबसे पिछड़ा जिला छत्तीसगढ़ है। सौर पवन ऊर्जा आप जानते हो, ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं ये। अब मैं
आपको थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, ऐड क्या रिवाइज कराना चाहूँगा एक तरीके से। मैंने आपको बताया है कि भारत का पहला हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। भारत का पहला हाइब्रिड पावर प्लांट, आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। बताया हुआ है मैंने, देखिए यहां पर एक नोट डाल के लिख दीजिए, डिटेल पहले दी हुई है। भारत का पहला हाइब्रिड पावर प्लांट, ये जैसलमेर में स्थापित किया गया है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, याद आ रहा है? बस वही है, वहां देखना जाके। और ये भी जो हाइब्रिड पावर प्लांट है, ये सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से संबंधित है, सोलर एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी। और ये भी किसकी बात कर रहे हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं विश्व पर्यावरण दिवस को राजस्थान के साथ कोरिलेट करना चाहूंगा। आइए सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस को जानते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, आप सभी जानते हो 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे पहले कब मनाया गया था। ये सबसे पहले ये मनाया गया था 5 जून 1974 को। एक सम्मेलन हुआ था स्वीडन के अंदर, स्वीडन की राजधानी जो स्टॉकहोम है, वहां पर एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन ये सम्मेलन 1972 में हुआ था, 1972 में हुआ था। और जो पहला दिवस मनाया गया था वो 5 जून 1974 को, ये ध्यान रखना, 2 साल बाद मनाया गया। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि इसकी जो घोषणा हुई थी, ये हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन। में। और स्टॉकहोम सम्मेलन के संबंध में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आपसे ये कहा जाता है कि विश्व में या दुनिया में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया पहला कदम कौन सा था। एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि इसके नीचे एक लाइन लिख दीजिए, दुनिया में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया पहला कदम। ये स्टॉकहोम सम्मेलन था। अब देखिए, उद्देश्य आप जानते ही हो, विश्व में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना, ये इसका उद्देश्य है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी, वो है 5 जून 2022 की थीम। मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट किंतु परंतु नहीं है। पुराने पेपर उठा के देखोगे तो 21 की थीम, 20 की थीम खूब पूछी जाती है,
और इसकी थीम है ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ, ये इसकी थीम है। तो ये पर्यावरण दिवस के संबंध में हमने बैकग्राउंड किया। अब मैं इसको राजस्थान से जोड़ूंगा, एक बार आप इसे नोट कर लें। इस दिवस को राजस्थान से जोड़ते हैं। आइए हेडिंग डाल दीजिए, राजस्थान व विश्व पर्यावरण दिवस। राजस्थान में इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया था और इस अवसर पर एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्य अतिथि कौन थे। ये जो समारोह किया गया था, और एक आपको पता होना चाहिए विशिष्ट अतिथि कौन थे, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि। मुख्य अतिथि थे प्रताप सिंह खाचरियावास। ये थे, जानते हो आप इनको। खाद्य व खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास। और जो विशिष्ट अतिथि थे, ये थे उषा शर्मा। क्वेश्चन भी आ चुका है। एक तो ये राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी है, मुख्य सचिव है, पढ़ते हैं हम। और एक ये राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। दूसरी महिला मुख्य सचिव है। तो पहली कौन थी? पहली थी श्रीमती कुशाल सिंह। एक तो आपको ये पता होना चाहिए। अब दूसरी बात, इसमें एक दौड़ का आयोजन किया गया था, यहां पे लिख दीजिए। ये थी पर्यावरण जन जागृति दौड़। दौड़ का नाम पता होना चाहिए, पर्यावरण जन जागृति दौड़ का आयोजन। ये किया गया था। अब मैं बात करूंगा कि राजस्थान ने विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रखी थी। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि कौन सा पॉइंट मेन ज्यादा है। बताऊंगा थीम आपको, लेकिन एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट लिखिए, इस दिवस पर राजस्थान सरकार की थी। ये थी सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध। ये थीम थी। तो आपसे यहां पर क्वेश्चन ये बनता है
कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2022 को राजस्थान सरकार ने कौन सी थीम रखी थी? सिंगल यूज प्लास्टिक। एक और बात आपको बताना चाहूंगा, हालांकि कई बार इसको रिपीट कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें, मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिखिए, भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगा। 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगा। सिंगल यूज प्लास्टिक आप जानते हो कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंक दिया जाता है, जैसे चाय के कप हो गए प्लास्टिक के, स्ट्रो हो गई, ठीक है ना, वो सारे इसके अंदर आते हैं जिनको फेंक दिया जाता है। आप जिसको पत्तल दोने बोलते हो ना, वो वाली बात है ये, पत्तल दोने। तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है 1 जुलाई 2022 से। एक बार आप इसे नोट कर लें। विश्व पर्यावरण दिवस और राजस्थान के बाद अब मैं एक इंडेक्स पर बात करना चाहूंगा, और जिसमें राजस्थान के स्थान को आपने महत्व देना है। इसके साथ साथ जो इसका बैकग्राउंड है वो भी आपने जानना है। सूचकांक है खाद्य सुरक्षा सूचकांक, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021-22। कोई भी सूचकांक होता है, इंडेक्स जो होता है, जैसे फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसे जारी कौन करता है। हालांकि ये जारी जो हुआ था जून 2022 में हुआ था, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है कि इसको जारी कौन करता है। इसको जारी करता है FSSAI के द्वारा। आप कह सकते हो भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण। खाद्य सुरक्षा एंड मानक प्राधिकरण, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जारी करता है। अब इसने क्या है, 3 कैटेगरी बनाई है, 3 कैटेगरी बनाई है। एक तो है बड़े राज्यों की श्रेणी, बड़े राज्यों की श्रेणी है, और दूसरी है छोटे राज्यों की श्रेणी, और तीसरी है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। ये श्रेणी है। बड़े राज्यों की श्रेणी में जो टॉप पर है उसमें है तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। तमिलनाडु है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। जबकि जो छोटे राज्यों की श्रेणी है, इसमें गोवा, मणिपुर और सिक्किम टॉप पर है। गोवा, मणिपुर और सिक्किम ये टॉप पर है। और यूनियन टेरिटरी के संबंध में J&K, दिल्ली और चंडीगढ़ टॉप पर है। J&K, दिल्ली
और चंडीगढ़, ये टॉप पर है। अब यहां पर हमें राजस्थान की स्थिति को जानना पड़ेगा। राजस्थान कहाँ है? तो राजस्थान को जो शामिल किया गया है, बड़े राज्यों की श्रेणी में शामिल किया गया है, और यहां पर जो राजस्थान का जो स्थान है ये है 10वां। ये ध्यान रखना आपने। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में राजस्थान को 10वां स्थान दिया गया। फूड सिक्योरिटी के मामले में राजस्थान 10वें नंबर पर है, बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत। एक बार आप इसे नोट कर लें। इस संबंध में वैल्यू एडेड के तौर पर मैं आपको 2 दिवस ऐड कराने जा रहा हूं। एक तो है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, क्योंकि 16 अक्टूबर को ही FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। इसी तरीके से मिलता जुलता एक नाम है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे। ये मनाया जाता है 7 जून को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान में जो रीट की एग्जाम है उसमें जो सामाजिक अध्ययन का जो सिलेबस है उसके अंदर आपको फूड सिक्योरिटी के संबंध में एक शब्द मिल जाएगा। उस दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें, ये नोट कर लीजिए। विश्व खाद्य दिवस और खाद्य सुरक्षा दिवस के बाद में अब मैं आपको संस्थान से संबंधित एक सूचना देना चाहूंगा, हमारे नए बैचेस से संबंधित है। आइए, नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं हमारे संस्थान में। राकेश मेहरा जी के क्लासेस 23 अगस्त 2022 को मंगलवार से, ट्यूसडे, वहां से प्रारंभ हो रहे हैं। और वही पैटर्न है, 8 से 9:30 बजे और 2 से 3:30 बजे 2 क्लासें होती है इंडिया एंड वर्ल्ड जी के लिए। इसके अंदर नए टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। और इसी तरीके से जनरल साइंस, ये 9:30 से 11 बजे एक बैच है और दूसरा बैच है 3:30 से 5 बजे। राजस्थान जीके के संबंध में, जो कि रीट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको एक मिशन के रूप में लिया जा रहा है, वो है 11 से 1 बजे राजस्थान जीके और 5 से 6:30 बजे। ये 2 बैचेज है, सेम चलता है, ज्योग्राफी है, इसमें नया टॉपिक आपको मिलेगा। और राउंडिंग बैच सिस्टम होता है, जहां से आप स्टार्ट करोगे वहीं खत्म हो जाएगा। हम बैच बंद नहीं करते कभी। इसमें RS पैटर्न, आप ये कह सकते हो कि RS लेवल तक आपको लेके जाया जाता है। फिर ये जो आपके जो भी एग्जाम होते हैं उन सब को क्लियर करने की क्षमता आप में आ जाती है। इसी दिशा में 6:30 से 7:30 बजे तक एक नया बैच और प्रारंभ हो रहा है। आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट होगी उसके अंदर। राजस्थान की जो कला और संस्कृति है, जो कि एक बड़ा टॉपिक होता है, जिसमें से क्वेश्चन आने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा होती है, वो स्टार्ट हो रहा है नए सिरे से। आर्ट एंड कल्चर शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक। इस संबंध में यदि आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो, क्योंकि हमारे यहाँ नो डेमो का प्रावधान है, डेमो नहीं होता है, आप आइए, फीस सबमिट कराइए, बैठिए, और यदि आपको समझ में आता है तो आप ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आप उसी दिन अपनी फीस वापस ले जा सकते हो। ये हमारा सिस्टम होता है। आप हमारे संस्थान में जब आए तो विशेष रूप से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चों से बात करें जो वहाँ पढ़ रहे हैं, और उनके नोट्स देखें। मैं वापस रिपीट कर दूं, उनके नोट्स देखें, तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में तैयारी की कैसे जाती है। आगे आप अपनी रिक्वायरमेंट देख सकते हो। इसके लिए 2 नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, 9783929576, इस पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ये ना मिले तो 9950061573 पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो ये नए बैचेज के संबंध में मैंने आपको कुछ सूचना दी है, जो 23 अगस्त 2022 से मंगलवार को प्रारंभ हो रहे हैं। इस सूचना के बाद आपसे इजाजत चाहूंगा।
आप सभी को मेरा नमस्कार।